हेलो स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों। मेरा नाम मोहित लिम्बा है और मैं इस वीडियो में आपसे PT 365 इकोनॉमिक्स को डिस्कस करूंगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो होगी पहली, तो जिसमें अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर हम PT 365 इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसका बेसिक्स क्या है, वो करंट में क्यों है, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है आपका ग्रोथ डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन वाला है, ठीक है। तो इसमें हम देखो, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोनों टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए चलेंगे ताकि सभी बच्चों को ये समझ में आए। तो देखो, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है सभी जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है जो कि किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर जो उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती है उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो होती है उसकी फाइनल वैल्यू को कहते हैं हम जीडीपी। मान लीजिए कि जैसे भारत देश है तो भारत देश की एक टेरिटोरियल बाउंड्री होगी। इसके अंदर जो मेन बातें आपको ध्यान में रखने वाली है कि इसमें जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं, इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू लेते हैं, एक उसकी एक टेरिटोरियल बाउंड्री होगी और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा। तीन बातें ध्यान रखना। अब भारत की बात करेंगे तो हमारे जो ओबियसली टेरिटोरियल बाउंड्री में जो हमारी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी, जो हमारी लैंड बाउंड्री है, प्लस में हम जो इसमें एक जो EEZ वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया भी अगर ऐड कर दें तो वो हमारी बाउंड्री हो गई, टेरिटोरियल बाउंड्री हो गई। तो उसको हम काउंट करेंगे। तो इसमें क्योंकि इस फाइनल गुड्स इसलिए लेते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विस इसलिए लेते हैं कि उसके बाद उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। मान लीजिए आपने आटे की बात कर रहे हैं, आटे से आपने ब्रेड बनाया, ब्रेड से आपने रोटी बनाई, या फिर जो भी है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि जो उसका फाइनल गुड बन रहा है आटे से, वो ब्रेड वगैरह बन गया, तो उसके बाद उससे जो जो प्रोसेस आए हैं, स्टेप बाय स्टेप आए हैं, उनको नहीं लेंगे। हाँ, मतलब इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लेके चलते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स को नहीं लेते हैं। और ये एक्चुअली कैसे मेजर किया जाता है, आउटपुट और इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है इसकी काफ़ी सारी, इसके बेस पे इसको मापा जाता है। जो जीवीए आती है ये किसी देश के भीतर की बात होती है, मतलब ये किसी देश के अंदर जो प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज होती है उसका टोटल वैल्यू होती है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री आफ्टर डेडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल। मतलब कि ये किसी भी देश के अंदर उत्पादन होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इस कुल मूल्य से जो निवेश है और कच्चे माल है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसके रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट को हम शामिल नहीं करते हैं। और इसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो की जाती है आउटपुट रीच द्वारा, ठीक है। और इसे जीडीपी की प्रॉक्सी के रूप में भी माना जाता है। तो जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो जीवीए में अगर हम नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स है वो जोड़ दें और नेट सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट्स घटा दें तो आ जाएगा। मान लो कि जीवीए प्लस में हमने जो टैक्सेस जोड़ दिए और सब्सिडी घटा दी है। यही एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखने वाली थी। फिर जो जीडीपी है ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको मान्यता प्राप्त है कि भैया अगर आपको किसी देश की आर्थिक संवृद्धि की देखना है, जानना है, तो आप देख सकते हो कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और जो जीवी है वो सेक्टर वाइज डिटेल देता है। मतलब अगर इस टाइप का स्टेटमेंट आ जाए कि जीडीपी तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, जबकि जीवीए एक सेक्टर वाइज डिटेल को बताता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या है, तो वो स्टेटमेंट सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसके अलग अलग चीज़ें आगे और पढ़ते हैं। तो जो जीवीए हैं बेसिक प्राइजेस पे, इसका बेस ईयर क्या है, मतलब 2011-12। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका जीवीए का जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है। और इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ अच्छा सा, मतलब ये इसके सेक्टर्स हैं, हम जो देखेंगे कि जीवीए अगर सेक्टर्स, मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे कि जीवीए में जो हम सेक्टर वाइज की बात करते हैं, सेक्टर वाइज में कौन कौन से सेक्टर्स हो गए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गई, मतलब कृषि वानिकी और मत्स्य पालन हो गए हैं, माइनिंग वाला हो गया है, और ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर वाला हो गया, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल, रियल स्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। मतलब कि इसमें कृषि होगी, वानिकी होगी, मत्स्य पालन होगी, खनन उत्खनन हो गया, और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाला मतलब बिजली, गैस, वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति वगैरह हो गया, और जो भी जन उपयोगी सेवाएं होती हैं, व्यापार हो गया, होटल हो गया, परिवहन, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाएं, सभी की बात करते हैं। तो इसमें वित्तीय क्षेत्र आते हैं, रियल एस्टेट क्षेत्र आते हैं, निर्माण आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं को लेते हुए चलते हैं। 2015 से ना जो जीवी है वो क्या कर रहा है, बेसिक प्राइस पे इसका यूज़ किया जा रहा था। बाद में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें जो अलग अलग सेक्टर वाइज है इसका क्या करते हैं, उसके बेस पे से जज करते हैं, उस बेस पे इसका स्टडी करते हैं। और ये जो यूएन की जो SNA सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 सॉरी, उसके बेस पे है।
तो SNA राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के लिए UNSC द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक का सबसे न्यूली वर्जन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत में जो NISO है वो GVA के हर 3 महीने में या और हर 1 साल में ये डेटा देता है, और गुड्स और सर्विसेज को मतलब ये शामिल करता है, और ये 8 जो सेक्टर है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं बेसिक्स भी बताते हुए चल रहा हूँ। देखो, आपको पता होगा कि GDP का भी बेस ईयर क्या, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड कमेटी का नाम क्या था। तो जो मेजर डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो GDP और GVA में हम थोड़ा सा बात कर लिया है इसके बारे में, और उसके बाद अब रीज़न क्या है कि रीज़न बिहाइंड GDP और GVA क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जो GDP होती है उसकी कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे की जाती है, जबकि जो GVA होती है उसकी जो कैलकुलेशन होता है बेसिक प्राइस पे की जाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये भी आ जाए कि GDP की कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे होती है कि बेस प्राइस पे, तो थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूज़ ना होइए। वहाँ पे हम मार्केट प्राइस पे बात करते हैं GDP की, और जो GVA है उसकी बेसिक प्राइस पर बात करते हैं। जब सब्सिडी ज़्यादा हो और टैक्स का कलेक्शन कम होता है तो GDP ग्रोथ GVA से पिछड़ जाती है। अब ये तो वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो आप थोड़ा सा अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आराम से आएगी। और जब हम कहते हैं कि टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा है और सब्सिडी कम है, तो GDP ग्रोथ है GVA से अधिक होगी। और फिर बाद में और बात करते हैं GDP और GVA के बारे में। थोड़ा सा इसमें फैक्टर्स वाइज फैक्टर दे रखे हैं, अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। जो ये GDP होती है वो हमें बताता है कि भैया हेल्थ ऑफ इकोनॉमी कैसी है, ठीक है, कैसे आप ग्रो कर रहे हो, या आप इकोनॉमी में अगर बूस्ट अप हो रहा है, अगर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि 2-3 क्वार्टर से आपकी ग्रोथ रेट कम हो रही है तो रिसेशन वगैरह है या क्या है, वो सब ये बताता है। मतलब कि अगर हमें अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की बात करनी है, अगर हेल्थ की बात करनी है, तो सबसे बढ़िया फैक्टर है जो हमें मिल सकता है वो है GDP से हम ईज़िली समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, और ये आइडेंटिफाई करता है कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, कैसा उनका स्टैंडर्ड है, कैसे वो रहते हैं, उनकी किस तरीके से देख सकते हैं, उनके इनकम के बेस पे देख सकते हैं, उनका प्राइवेट कंजम्पशन डेटा के बेस पे देख सकते हैं। और ये क्रॉस कंट्री एनालिसिस की बात करता है, जैसे उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। जब GVA की बात करता है, जैसे GDP मैंने बताया था हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, जो GVA बताता है वो स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बताता है कि भैया कैसे क्या है आर्थिक समृद्धि की दर कैसी चल रही है, क्या उसकी पिक्चर क्या है, कि हम कैसे पता लगेगा। अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एज ए GDP ग्रोथ कैन हैपन बिकॉज ऑफ बेटर टैक्स कंप्लाइंस एज वेल। मतलब GDP की तो ग्रोथ हमें तब भी कह सकते हैं कि भैया हमें टैक्स का कलेक्शन अच्छा मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं, उसका टैक्स के जो है GDP में बेहतर कर अनुपालन हो रहा है, उस तरीके से भी। जब GVA की बात करता है तो ये सेक्टर वाइज होता है, रीजन वाइज होता है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। मतलब कि ये सेक्टर वाइज जब हमें चीज़ें देखनी हैं या फिर रीजन वाइज देखनी है तो GVA का यूज़ करते हैं। इससे हमें जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन्हें थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि भैया हम सेक्टर वाइज हम देख सक रहे हैं कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है और किस में ग्रोथ हो रहा है, किस में कम हो रहा है। उस बेस पे हम उसमें चीज़ें को प्रमोट कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। और ये आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ सेक्टर बेस्ड ऑन ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड्स हेल्पिंग इन्वेस्टर्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि आगे उसमें और अच्छे से ओबियसली अब जब आप पूरा शेड्यूल बनाओगे उसके बाद आप उसे सेक्टर्स वाइज में, मतलब कि 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे पॉलिटी, 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसके बाद 1 घंटा करंट पढ़ोगे, तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से आप मैनेज करके चल रहे हो। तो उस जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा उसे थोड़ा कम दे दोगे, थोड़ा जो कम आपका है अच्छा उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो आपकी चीज़ें सब ठीक चलेगी। तो उसी तरीके से है कि जब हम सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो GVA की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रीन GDP क्या है। एज पर ए रिसेंट RBI पेपर, इंडियाज़ ग्रीन GDP इज़ ग्रोइंग फास्टर दैन ट्रेडिशनल GDP आफ्टर एन अपोजिट ट्रेंड फॉर पास्ट 3 डिकेड्स। मतलब ये तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है या बुरी बात है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी एक RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है, कहता है भैया जो ट्रेडिशनल GDP की तुलना में अब इस बार जो ग्रीन GDP है वो तेज़ी से वृद्धि कर रही है, ग्रोथ कर रही है, जो कि पहले पिछले 3 दशकों से, मतलब लगभग 30 सालों से ऐसा नहीं था। ग्रीन GDP का ये कैसा है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये 1993 में प्रपोज किया गया था UN के द्वारा। वैसे ग्रीन GDP को माना जाता है कि is calculated by taking into account the estimates of the environmental degradation, depletion of natural resources and saving of resources and environmental into the national income accounts। मतलब क्या है इस बात का कि भैया इसमें
जो ग्रीन जीडीपी है वो नेशनल इनकम में हम यूज़ करते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि पर्यावरणीय क्षरण को देखते हैं कि भैया क्या कितना एनवायरनमेंट को डिप्लेटेशन कर रहे हो, क्या नेचुरल रिसोर्सेज का आप नुकसान पहुंचा रहे हो, या संसाधन तथा पर्यावरण की बचत। मतलब कि ये सीधी सी बात है, अगर हमें ग्रोथ भी करना है लेकिन पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए करना है, मतलब एनवायरमेंट सेंट्रिक जीडीपी की बात करते हैं। सिर्फ विकास की बात नहीं करना है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेव करना है, सबकी चीज़ों की बात करता है। एक अच्छा आर्थिक समृद्धि होगी अगर हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। इंडिया के क्या अटैम्प्ट्स हैं, कैसे मेज़र करते हैं ग्रीन जीडीपी। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, MOSPEI, उसने इनिशिएट किया है compilation of environmental accounting under the National Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services NCAVES के अंडर में, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट है 2017 में लॉन्च किया गया था यूएन के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। EU और यूएन ने मिलकर NCAVES प्रोजेक्ट लाया था, जिससे कि एनहेंस कर सके नॉलेज को और अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉर इकोसिस्टम अकाउंटिंग। फिर ग्रीन अकाउंटिंग फॉर इंडियन स्टेट्स NUT प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटली एडजस्टेड नेशनल इनकम अकाउंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसमें कुछ मेरे को लगता नहीं कुछ बताने जैसा है आपको। और फर्स्ट रैंक जो फर्स्ट स्टेट था इंडिया का, वो जिसने मेज़र किया था ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, वो था उत्तराखंड। इससे रिलेटेड EKC एक एनवायरमेंटल, एक सेकेंड, एनवायरमेंटल जो कुजनेट कर्व है उसके बारे में बात करते हैं। इस EKC का क्या मतलब फैक्टर्स है, क्या आर्ग्यू करता है। ये कहता है कि भैया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके इनिशियल स्टेट में जो प्रदूषण का जो लेवल है, जो पोल्यूशन का लेवल है, और पर कैपिटल इनकम के बीच में एक सकारात्मक संबंध होता है, एक अच्छा और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जिसके बारे में ये बात करता है। वेट ए सेकेंड, ओह माय गॉड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये देखिए, ये बता रखा है कि भैया लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक तरफ है, जीडीपी पर कैपिटा एक तरफ है, और प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बात करता है। फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जब हो जाती है तो वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। बाद में पोस्ट इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी होती है, तो वो बाद में वो थोड़ा सा गिरने लगता है। SDR रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो जीडीपी की बात करेंगे तो क्या है कि हेल्थ ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, और जो फाइनल गुड्स जो होते हैं उसकी बात करते हैं हम, ताकि और इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो भी कोई गुड्स और सर्विसेज है, उस जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उसके बारे में बात करते, जो टोटल वैल्यू होती है। और जो जीवी होता है वो सेक्टर वाइज की बात करते हैं, रीजन वाइज की बात करते हैं। हम इसमें सेक्टर स्पेसिफिक देख सकते हैं कि कैसे क्या ग्रोथ चल रहा है, क्या रिसेशन चल रहा है, वो सारी चीज़ें ईजिली हम कवर कर सकते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। ये UNDP की रिपोर्ट है। इसमें 2021 और 22 वाली SDR रिपोर्ट आई है। इसकी कुछ एक जो थीम है, जो मान लीजिए जो पूछ सकता है उसका मतलब क्या है, उसका क्या नाम है, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। मतलब अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन, परिवर्तनशील विश्व में हमारे भविष्य को आकार देना। इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स है आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, एक तो है इनक्वालिटी एडजस्टेड HDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जेंडर इनक्वालिटी की बात करते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड SDI है, उसमें हम क्या बात करते हैं कि भैया ये ह्यूमन डेवलपमेंट की 3 जो बेसिक जो डायमेंशंस है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, और जो प्रति व्यक्ति आय है, जो पर कैपिटल इनकम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें जो वुमेन है और जो मेल्स हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए SDI के मान की गणना करता है। और जेंडर इनइक्वालिटी है, वो लुक्स एट द इशू ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी यूजिंग 3 डायमेंशन। जो 3 डायमेंशन है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, मतलब प्रजनन स्वास्थ्य की बात करता है, सशक्तिकरण की बात करता है, और श्रम बाजार की बात करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसमें लोगों के सामने आने वाली समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है कि भैया हेल्थ कैसा है, एजुकेशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। इस बारे में इसमें बात की जाती है इस रिपोर्ट के अंदर। ये UN की रिपोर्ट है, UNDP की रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि भैया एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूविंग देयर वेलबींग। मतलब लोगों की जो लिबर्टी है और उसके अवसरों को बढ़ाने के लिए, उनके कल्याण को बढ़ाने देने की एक प्रक्रिया है। इसे सबसे पहले 1990 में इसे जारी किया गया था, और ये 3 मेजर फैक्टर्स की बात करता है, डायमेंशंस की बात करता है कि भैया लंबा और स्वस्थ जीवन कैसे जिए, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी हो, एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान तक, नॉलेज तक पहुंच कैसी हो, एक्सपेक्टेड एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल भैया आप स्कूल गए हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो GNI पर कैपिटा के बारे में बात करता है। की फाइंडिंग ऑफ 2021-2022 रिपोर्ट, इसमें क्या हमें मिला है इस बारे में बात करते हैं कि भैया पहली बार सूचकांक में लगातार 2 वर्ष 2020 और 21 में गिरावट आई है। ये गिरावट पिछले 5 साल की जो हमारी ग्रोथ है उसकी विपरीत है ना, उसके अपोजिट है। और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो 191 कंट्री में से 132 है। बहुत ही अच्छी नहीं मान सकते, क्योंकि भारत से भी, जो भारत के नेबरिंग कंट्री है ना, उनकी भारत से बहुत अच्छी रैंक है। जैसे श्रीलंका की 73 है, चाइना की 79 है, बांग्लादेश की 129 है, भूटान की 127 है। ठीक है। इंडिया इज़ अ ब्रिजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गैप बिटवीन द मैन एंड वुमन फास्टर देन इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत ही ज़्यादा गैप है ना, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है बाकी वर्ल्ड की अगर हम कंपैरिजन करें। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि हमारे जो SDI इंडेक्स है, SDMA रिपोर्ट में हमारे गिरावट आ रही है। देखो, प्री में इतना नहीं पूछेगा, आप थोड़ा थोड़ी चीज़ें ध्यान रखो कि क्या उसका कब बना, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उसका फंक्शन है, और कैसे ये काम करता है, क्या उसके इंडेक्सेस है, मतलब कि सॉरी मैं स्टैंडर्ड्स ओके। तो कैसे काम करता है, और थोड़ा सा प्रोसेस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा कवर करते हुए चलते ताकि कहीं भी आप फंसे ना। तो देखो, बाहर इसमें क्यों हमारी इंडिया की रैंकिंग गिर रही है, इस बारे में बात कर रहे थे। देखो, कोविड-19 आ गया था, रशिया वाला और यूक्रेन वाला वॉर आ गया था, और जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो स्कोर हो रहा है वो कम कर दिया गया है। जो ग्लोबल लेवल पे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 2019 में 72.8 ईयर थी, अब वो 71.4 ईयर रह गई है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी गिर रही है भैया। इसमें आपको फैक्ट मैं बता रहा हूँ, एक जो पहले थी 2019 में 72.8 ईयर थी, और अब उससे घटकर वो क्या रह गई है, 71.4 रह गई है। जो भारत का है, इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट मान है, वो जो वैल्यू है 2021-22 से में कम होकर 0.633 रह चुका है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और जबकि 2020 में हमारा था 0.645। और जो भारत आता है वो कौन सी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। इसके कुछ रीजंस है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ड्रॉप हुआ है, और जो एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग है वो 11.9 मतलब 11.9 ईयर्स ही है, और जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो सिर्फ 6.7 ईयर्स है। इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें तो वो 5% तक गिर गया है 2019 से। और अब 2021-20 के बारे में बात करें तो अब UNDP के बारे में बात कर लेते हैं कि UNDP क्या है भैया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965 में। 2 बॉडीज थी, उसको मर्ज करके इसे बनाया गया था, जो UN एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि 1949 में था, बना हुआ था, और उसके बाद इसको मर्ज कर दिया UN स्पेशल फंड में, जो 1958 में बना था। इन दोनों को मर्ज करके UNDP बना, जो कि 1965 में बना। और जो मैंडेट है कि भैया एंड पॉवर्टी, इसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया गरीबी को हटा देंगे, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करेंगे, और रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। इट वर्क्स इन 170 कंट्री एंड टेरिटरी। 170 से ज़्यादा देशों में यह किया जाता है, इसका ये काम करता है। और ये UN की लीड एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने के लिए, और एडवोकेट करता है कि इस चीज़ को चेंज लाएंगे भैया, विश्व के अंदर चेंज लाएंगे, नॉलेज को प्रमोट करेंगे, एक्सपीरियंस हो गया, रिसोर्सेस हो गया, ताकि इन सब का यूज़ करके लोगों को ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। ये इनका मेन मोटो है। ये 3 मेन एरियाज पे काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे, और पीस बिल्डिंग पे, मतलब सतत विकास पर, लोकतांत्रिक शासन पर, और शांति बनाए रखने पर, और एक क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिजिलियंस है। द एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो इज़ UNDP's फ्लैगशिप इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन। ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा थोड़ा। ये हमने 1.1 कवर किया है, जो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और अब हम बात करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में। थोड़ा सा आप अगर आप इसका इंडेक्स देखोगे ना, अब देखो जब भी आप पढ़ो ना चीज़ें, उसके बाद इसका इंडेक्स खोलो, उसके बाद इसके टॉपिक्स को देखो, GDP GVA जैसे SDI, उसके बाद आप अपने आप से रिकॉल करने का ट्राई करो कि क्या आपको याद है, क्या आपको याद नहीं है, कितना आपने पढ़ा है,
जितना ज़्यादा आप रिकॉल कर पाओगे, इसे एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, चलो फिर अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से भी, तो आई होप ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसमें पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है, इसका क्या क्या मेजरमेंट होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पॉवर्टी एस्टिमेशन अप्रोचेस क्या है, वेलबिंग अप्रोच क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है, एमपीआई क्या है। एमपीआई जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमने बात की थी ना, ये यूएनडीपी वाला से रिलेटेड था। ये देखो, यही तो चीज़ें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की थी। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, एजुकेशन की बात थी, हेल्थ की बात थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात थी। 3 मेजर ये अब फैक्टर्स थे। इसके अंदर भी एजुकेशन में 2 आएंगी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आएगा, स्कूल अटेंडेंस आएगा। हेल्थ की बात करेंगे तो चाइल्ड मोर्टेलिटी आएगा और न्यूट्रिशन आएगा। कई बार कुछ वर्ड्स है वो फंस जाते हैं वर्ड, तो उसका आप अवॉइड कीजिएगा। और जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ड्रिंकिंग वाटर आ गया, सैनिटेशन आ गया, फ्लोरिंग आ गया, कुकिंग फ्यूल आ गया और एसेट आ गया। ये इन सब के बारे में ये चीज़ें होती हैं। तो जब एक्चुअली यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, और वो क्वेश्चन में फैक्टर से पूछे थे जितना मुझे याद आ रहा है। तो आपको जब भी कोई इंडेक्स पढ़ो ना, तो उसके फैक्टर्स हो गए, उसके स्टैंडर्ड्स हो गए, उसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये लॉन्च कब हुआ था, 2010 में हुआ था। इट वॉज गिवन बाई यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। और ये मेजर करता है, डिस्क्राइब करता है भैया हाउस होल्ड लेवल ऑफ पॉवर्टी, जिसके 3 डायमेंशंस हैं और 10 इंडिकेशंस हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो भैया IMF और वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए कुछ राइटर्स वगैरह ने भारत में जो गरीबी है और असमानता के लिए कुछ अजम्पशंस इन्होंने दिखाए हैं, जो कि ये ग्राफ है, देख लीजिएगा। वाइड वेरिएंस है, व्यापक भिन्नता है कि 2011 में क्या लेवल था, 2019 में क्या था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है। तो आगे बात करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, उसने कहा कि भाई भारत में असमानता की स्थिति, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, से एक रिपोर्ट जारी की है। तो जो गरीबी है और गरीबी के जो हम नापते हैं, मापते हैं, उसकी कुछ मेथड्स हैं। गरीबी को आप समझे तो मोटे तौर पे एक किसी भी व्यक्ति या समुदाय, मतलब कि कोई इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, तो उसकी एक ऐसी स्थिति है जब उसके पास अपने लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, उचित जीवन जीने के लिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए उसके पास ना पैसे के और जो रिसोर्सेज है उसकी कमी है ना। पॉवर्टी इज़ यूजुअली मेजर्ड एज आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। 2 तरीके की होती है, एक तो एब्सोल्यूट होती है और एक रिलेटिव होती है। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, एक्सट्रीम पॉवर्टी की, तो उसका मतलब है कि उसके पास जो रिसोर्सेस है उस तक पहुंच नहीं है, उसकी कमी है, जिसके कारण वो अपनी जो सिक्योर बेसिक लाइफ नहीं उस जी पा रहा है। उसके पास जो आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि जो नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छ पानी हो गया, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूड हो गया, सैनिटेशन हो गया, स्वच्छता होगी, इस तक ही अगर उसकी पहुंच नहीं है तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इतनी सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद अब देखते हैं जो पहले मान जाता था कि $1.9 है ना, जिसकी परचेजिंग पावर पैरिटी है, उतना नहीं कमा पा रहा है। $1.9 मतलब आप मान लीजिए ₹80 के अराउंड मान लो, मोटा मोटा 160, ₹150 के आसपास है वो। जो पर जो व्यक्ति रोज़ का एक ₹150 नहीं कमा पा रहा है, तो वो इसमें आएगा। ठीक है, वो एक्सट्रीम पुअर है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जी रहा है। जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट्स इनकम एंड रिसोर्सेज स्टेटस ऑफ अ पर्सन और अ हाउस होल्ड देन व्हाट इज थॉट टू बी एडुकेट और सोशली एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी इन विच दे लिव। मतलब कि आप किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हो, उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि इतना कम से कम तो कमाना ही चाहिए, इतने तो ये सोशली एक्सेप्टेबल है, इतना ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। उतना नहीं कर पा रहा है, उसकी उसे सोशली एक्सेप्टेड नहीं किया जा रहा है, उतनी पर्याप्त नहीं है, उसके रिसोर्सेज नहीं है और इसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, रिसोर्स स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आएगा। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब सापेक्ष निर्भरता, मतलब किसी व्यक्ति या परिवार की जो इनकम है बहुत कम है और उसके संसाधन है, उसकी पहुंच, वहाँ तक उसकी पहुंच बहुत कम है। जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज में पर्याप्त या सामाजिक रूप से उनको स्वीकृति नहीं मिलती है, तो वो चीज़ें हैं सापेक्ष निर्धनता में आएगा। जो एब्सोल्यूट था या फिर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, उसमें मैंने बता दिया गया। स्वच्छ पेयजल मतलब कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूड हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये बेसिक जो चीज़ें हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है।
वर्ल्ड बैंक उस व्यक्ति को एक्सट्रीम पुअर मानता है जिसकी परचेजिंग पावर पैरिटी $1.9 से कम होती है। ठीक है, फिर वेल बीइंग अप्रोच वाला आ गया। ये किसने दिया था? ये एरिक एलार्ड ने दिया था। इसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं कि हैविंग, लविंग एंड बीइंग। हैविंग मतलब कि संसाधन, संसाधन का मेरे पास होना, मेरे पास मतलब जिस भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो भी मेजर कर रहे हैं, जिस भी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो उसके पास संसाधन है। फिर है लविंग, मतलब कि एक्सेप्टेंस है, सोशली एक्सेप्टेंस है, सोशली। और बाद में है जो बीइंग, मतलब कि एक भावनात्मक संतुष्टि कि भैया इतना मिल गया उतना काफ़ी। ये 3 चीज़ें हैं वेलबींग अप्रोच में। ये जो दिया है उनका नाम है एरिक एलॉर्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। कैपेबिलिटीज़ अप्रोच की बात करें तो ये अमर्त्य सेन जी ने दिया है, और इन्होंने बोला है कि एक अल्टरनेटिव टू इनकम एंड कंजम्पशन अप्रोच है। मतलब जो OECD ने दिया था, मतलब क्या है इस चीज़ का, जो आय और उपभोग दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में अमर्त्य सेन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और OECD ने जो सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ, वेट अ सेकंड ना। आय और उपभोग दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित इस दृष्टिकोण के आधार पर OECD ने बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क तैयार किया है। मतलब जो ये अमर्त्य सेन ने दिया था उसके बेस पे OECD ने तैयार किया था इसके अल्टरनेटिव के रूप में। इसमें जो 5 कैपेबिलिटीज़ है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल की बात करते हैं, सोशियो कल्चरल की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, इतना दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। MPI को हमने डिस्कस कर लिया है। पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए कुछ कमेटी बनी थी, तेंदुलकर कमेटी बनी थी 2009 में, रंगराजन कमेटी बनी थी 2014 में। नीति आयोग ने एक नेशनल MPI, नीति आयोग नेशनल MPI जो बेसलाइन रिपोर्ट है वो भी है एक, और अदर कमेटी है, अलग कमेटी 1979, लक्कड़ वाला कमेटी 1993, इसके बारे में चीज़ें होती हैं। देखो जो तेंदुलकर कमेटी है ना, उन्होंने NSSO के जो डेटा है उसको बेस पे इन्होंने गरीबी का डिसाइड किया था। उन्होंने कहा था कि जो मंथली पर MPCE है ना, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको बेस पे इन्होंने गरीबी का आंकलन किया था। उन्होंने कहा था कि भाई 21.9 है जो टोटल पॉपुलेशन का, 2011-12 की बात कर रहे हैं, वो जो है मतलब लगभग 22% लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL में आता है। मतलब 22% लोग BPL में थे 2011 और 12 में। ये फाइंडिंग्स थी तेंदुलकर कमेटी सार की। फिर रंगराजन कमेटी है, और इनका क्या था, इन्होंने कहा था बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे जो कि हाउस होल्ड के ऊपर था, जो ये सेंटर ने किया था। किस बेस पे? मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। ठीक है, मतलब CMI ने, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने, CMI ने सर्वे किया था हाउस होल्ड में, घर घर जाकर। एक बहुत ही बड़ा सर्वे हुआ था, उसमें लगभग इन्होंने कहा था 30% लोग, लगभग 29.5% जो टोटल पॉपुलेशन है वो BPL के अंदर आते हैं। नीति आयोग का जो नेशनल MPI है, जो बेसलाइन रिपोर्ट है, ये डेवलप की गई है नीति आयोग के द्वारा। इसमें जो कोलैबोरेशन किया है UNDP ने किया है और OPHI ने किया है। इसमें 12 पैरामीटर्स है, 10 इंडिकेटर्स है ऑफ MPI के, और 2 नए इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जिसमें एक बैंक अकाउंट हो गया और एक एंटीनेटल केयर हो गया। ठीक है, ये आपको पता होगा। मतलब इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें तो 12 जो इंडिकेटर्स हैं, जो 10 तो MPI वाले जो मैंने बात की थी, ये स्कूलिंग की बात की थी, हेल्थ वगैरह की बात की थी, वो सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। जो 2 हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं प्रसव पूर्व देखभाल की बात करते हैं और बैंक अकाउंट की बात करता है। तो भारत के लगभग 25% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है, इन्होंने ये कहा था। और जो बाकी कमेटी है, अलग कमेटी 1979 में आई थी, और लक्कड़ वाला कमेटी 1993 से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं कि अदर इनक्वालिटी मेजरमेंट्स फॉर इंडिया, जो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कॉसेस, ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है। मतलब क्या इस बात का कि 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये गरीबी और जो साझा समृद्धि है, मतलब कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी है, उसके बारे में बात करता है। इसमें उन्होंने कहा था कि जो पर डे $1.9 वाला जो था ना पहले रखा हुआ, उसको अब थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने, वो अब $2.15 कर दिया है। ठीक है, अगर जो भी व्यक्ति 2.15 या $2.15 पर डे नहीं कमाता है तो वो एक्सट्रीम पुअर माना जाएगा। किस बेस पे? बेस्ड ऑन द 2017 PPI, जो 2017 की परचेसिंग पावर पैरिटी थी उसके बेस पर ये डेटा लिया गया। मतलब 2017 में जो थी PPP, उसके बेस पे अगर हम देखें, अगर जो व्यक्ति पर डे $2.15 नहीं कमाता है तो वो एक्सट्रीम पुअर माना जाएगा। द पॉवर्टी लाइन इज ऑफ लिविंग ऑन लेस देन $6.85 पर पर्सन पर डे।
गरीबी रेखा इसमें क्या है कि इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6.85 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाली आबादी शामिल है। दूसरा है असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक, कमिटमेंट टू द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, CRI इंडेक्स। ये भारत है वो असमानता घटाने के लिए इसके अंदर कमिटेड इंडेक्स, जो ये इंडेक्स है इसके अंदर भारत का स्थान क्या 123 रैंक पे है। मतलब CRI इंडेक्स में कमिटमेंट टू द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में इंडिया का जो रैंक है 123 है। जो पिछली बार था वो उसमें उससे थोड़े 6 रैंक का इसमें सुधार हुआ है। इसमें जो 2022 है वो जो CRI इंडेक्स है उसमें टोटल जो कंट्री है 161 कंट्री है, तो इंडिया का रैंक है 161 में से 123। इसमें कोविड-19 वाला जो महामारी थी पहले के 2 वर्ष के दौरान जो असमानता से निपटने के लिए उनकी सरकारी नीतियों की बात करता है कि भैया सरकार ने क्या काम किए हैं, उनके कार्यों का आंकलन करता है। और इस इंडेक्स में ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस ने इसे प्रिपेयर किया है। और ये चीज़ है डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो ग्लोबल फिनडेक्स जो डेटाबेस है वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है, ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2021 वाला फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल पेमेंट की बात करता है। रिजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19 सर्वे हाउ पीपल इन 123 इकोनॉमीज यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, थोड़ा सा चीज़ देख लीजिएगा। जो इंडिया है एक छोटी सी इन्होंने बात कही है, जो कि भारत है उन 7 देशों में है जहाँ पे वर्ल्ड के 1.4 जो अरब है एडल्ट्स हैं उसमें से लगभग आधे एडल्ट्स निवास करते हैं और इनकी जो औपचारिक बैंकिंग तक, मतलब जो फॉर्मल बैंकिंग है उस तक एक्सेस ही नहीं है। फिर है फिनक्ल्यूवेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया है, ज्वाइन इनिशिएटिव है फिनटेक स्टार्टअप का। और क्रिएट क्या करेगा कि क्रिएट करेगा एक इनोवेशन सोल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। मेन तो इसका काम यही है कि भैया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसे शुरू किया है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देंगे ताकि क्या आते जो सोल्यूशंस है उसको हम समझे और जो इनोवेशन लाए फिनटेक स्टार्टअप में और लोगों की हेल्प के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंशियल इंक्लूजन से में पहुँचाए, मतलब फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उसकी पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। ये स्टार्टअप के साथ मिलकर वित्तीय समाधान उपलब्ध करवाएंगे और एक परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा IPPB का। IPPB 2018 में लॉन्च हुआ था। इसने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डाक विभाग के तहत इसे स्थापित किया गया था और जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट है उसके अंडर में इसे इस्टेब्लिशमेंट किया था और 100% इसकी जो इक्विटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो एक 5 इंडेक्स है उसे थोड़ा देख लीजिए कि RBI इसे लॉन्च करता है और क्या नाम किस चीज़ को कैप्चर करता है कि एक्सटेंड ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया बाय कवरिंग द डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज द पेंशन सेक्टर। और इसके 3 पैरामीटर है, एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। और ये एक 35% है, एक 45% है समथिंग, ये थोड़ा देख लीजिएगा कितना कितना डेटा था। और ये 97 इसके क्या है इसमें इंडिकेटर्स है। इस इंडिकेटर में कोई बेस ईयर नहीं है, ठीक है, बिना बेस ईयर का ये इंडेक्स है। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूसिव के डायरेक्शन में जो भी इसमें है, जो हितधारक है, जो लोगों के जो लोग हैं उनके बारे में जो प्रयास है, जो क्या प्रयास किए हैं उस चीज़ों के बारे में बात करता है। द इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इम्प्रूव किया है 56.4, जो पिछले 20-21 में 53.9 था, अब इम्प्रूव करके 56.4 पे पहुंच गया है विद द ग्रोथ सीन अक्रॉस ऑल इट्स सब इंडेक्स। देखिए एक अगला जो कॉन्सेप्ट है, ये 5 इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। RBI का है, थोड़ा नया है, ज़्यादा इतना पुराना नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं आपसे। 3 पैरामीटर ध्यान रखिएगा, एक्सेस है, यूजेस है, इक्वालिटी है, 97 इंडिकेटर्स है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है। अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, 2020-21 में 53.9 था, अब 56.4 हो गया। अब थोड़े की कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड कि ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, पॉवर्टी एलिवेशन से, ये मैं ना आपको अलग से एक क्लास में अलग से एक वीडियो बना के समझाना चाहूँगा क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। तो अभी हमने ये कवर कर लिया है लमसम पहला टॉपिक, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन का। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आप थोड़ा इस चीज़ को स्किप करिएगा। थोड़े कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें मैं अटक जाता हूँ, वो ऐसी ही है, जुबान अटक जाती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक्स क्लियर रहे और करंट से क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ और अपना प्यार थोड़ा दिखाइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।